अलैकुम। क्या हाल है बच्चों, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों? आल ओकेज, सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला हिफाजत करें। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था हमारा मामला? हमने पढ़ लिया था बोरिक एसिड बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था, एजिस पे ही था। आई थिंक 2 सिर्फ उसमें पॉइंट रह गए थे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो आज इंशाल्लाह ताला हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के 2 पॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट करेंगे फिर एलुमिनियम के। आज इंशाल्लाह ना, आज ज़रा कोई 1-1.5 सफ़ा पढ़ लेते हैं और आपका ये जो रिएक्शन विद एलुमिनियम ईजी है, बिल्कुल आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ना उसमें कोई साइंस वाली कोई इतनी बात है, सिंपल सा वो है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आज। सबसे पहले एक बार नज़र देख लेते हैं पीछे से कहाँ तक पहुँची थी बात हमारी। बोरिक एसिड का जो हमने प्रिपरेशन थी, उसके बाद उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये बात भी की थी कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, लेकिन नॉट एज ऑफ बोरेक्स के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन में इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है स्टिल। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, केमिकल रिएक्शन में क्या बात होती है। एक जो इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया भी था कि इसको अच्छे तरीके से देख लेना, इथाइल अल्कोहल वाला। बेटा अगर पेपर में आता है ना ये रिएक्शंस वाला तो आपने इसको ज़रूर यानी बैलेंस करना है। इनऑर्गेनिक में अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो वो आधा नंबर आपका काट सकता है। तो इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग फॉर द मार्क्स 85, हम मैक्सिमम स्कोर की तरफ जा रहे हैं। हमारी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि आप 85 स्कोर करें। तो जब आपने 85 स्कोर करना है तो फिर आपका आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आधा भी कट गया तो फिर इट इज़ नॉट 85, इट इज़ 84.5। तो इसलिए आप जो इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस होती हैं उनको आप बैलेंस ज़रूर करेंगे। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग का इतना मसला नहीं होता है, इसीलिए इसी रीज़न की वजह से हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ऑर्गेनिक पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ऑर्गेनिक पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे अटैम्प्ट करें, तीनों के तीनों वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इसलिए आपको ये कहा जाता है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो फिर आप देखेंगे भी कि ऑर्गेनिक आसान भी ज़्यादा है और इट्स लाइक अ फ्लू। तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको रट्टा भी मारना पड़ जाता है, इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। एक ही टाइप में इक्वेशन में रिएक्शन किसी के साथ वो कर रहा होगा, किसी के साथ नहीं कर रहा होगा। जैसे एल्यूमिनियम की ही बात की जाए तो एल्यूमिनियम बाकी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा होगा। तो अब जैसे अब फिर एक और बात, जैसे एल्यूमिनियम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है लेकिन डाइल्यूट से नहीं करता। तो ये सारी बातें इनऑर्गेनिक में ना फिर याद रखनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो बाकी इंशाल्लाह ताला देखेंगे ऑर्गेनिक भी जब आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर बाकी मामलात हो जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, इसमें आपने और क्या देखा था? आपने रिएक्शन देखा था, फिर एक आपने थर्मल इसका इफेक्ट देखा था, इसका डीकम्पोजिशन का, इसका हीटिंग इफेक्ट देखा था। अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेटाबोरिक एसिड बन रहा था। अब देखें ना, जहन में जल्दी जल्दी से चीज़ों को लाया करें। जब चीज़ों को रिवाइज कर रहा होता हूँ ना तो कोशिश किया करें कि जहन को तेज़ी से घुमाया करें वहाँ पे उस चीज़ के ऊपर, ताकि आपके जहन को स्विच करना है, तेज़ी से मूव करना है। तो H3BO3 को जब आप हीट अप कर रहे थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इट वाज मेकिंग मेटाबोरिक एसिड और विद द एक्सपेल्शन ऑफ वाटर, पानी निकल रहा था साथ में। फर्दर आप उसको हीट कर रहे थे अप टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इट वाज गिविंग यू टेट्राबोरिक एसिड विद द एक्सपेल्शन ऑफ वाटर ऑब्वियसली। और उसके बाद जब आप फर्दर हीट कर रहे थे तो इट वाज गिविंग यू द बोरॉन ऑक्साइड B2O3 विद द एक्सपेल्शन ऑफ वाटर। और ये जो आखिरी वाला हीट है ये आपने उसको अप टू रेड हॉट किया था, अच्छा खासा, यानी इतना गर्म किया था कि वो रेड हो गया था। तो उसके बाद फिर एक, हाँ जी बिल्कुल, फिर एक ये बात हो रही थी कि जनाब इसकी जो आयनाइजेशन का है वो क्या हिसाब किताब है। तो उसमें हमारी बात हो गई थी कि जब ये आयनाइज होता है तो 4 हाइड्रोक्सल आपको मिल जाते हैं, यानी कि ये वाला मामला बन गया था। बोरोन, यहाँ भी हाइड्रोक्सल आ गया था, यहाँ भी हाइड्रोक्सल आ गया था, यहाँ भी हाइड्रोक्सल आ गया था, यहाँ भी हाइड्रोक्सल आ गया था इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यूँ, और एक इसने सिर्फ प्रोटॉन दिया था ऐसे। तो इसी को हमने कंबाइन करके यूँ लिख दिया था ऐसे। तो इससे हमें ये बात पता चली थी कि बोरोन इज़ अ वीक एसिड,
एक वीक एसिड है और न्यूट्रलाइज ज़्यादा नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी पीएच क्या है, इसकी पीएच 5 होती है। और यही वजह है कि ये मिथाइल ऑरेंज में कलर चेंज नहीं शो करता। मिथाइल ऑरेंज में जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है उसका जो कलर चेंज करने की जो रेशो है ना, जो डोमेन है, जो उसकी रेंज है, वो है मिथाइल ऑरेंज। इसकी जो रेंज है ये है 3.1 से लेके कोई 4.4 तक। तो इसकी पीएच कितनी है एसिड की? इसकी तो 5 है। तो ये कैसे चेंज कर सकता है इसमें कलर? फिर ये इसमें कलर चेंज नहीं करता। ये रीज़न है जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं करता। अच्छा जी, लेकिन कहता है कि जी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। पेज नंबर 42 पे हूँ, टेक्स्ट बुक के पॉइंट नंबर 6 है। ब्लू लिटमस को रेड कर, ब्लू लिटमस को तो उसने रेड कर ही देना है। ज़ाहिर है एसिड और बेस का जो फ़र्क है वो आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, वो तो वो उसने कर देना है। वो चूँकि 7-8 की रेंज में काम करता है तो वो कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद 7th पॉइंट देखें ज़रा। इट इज़ पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड बाय द कास्टिक सोडा टू गिव बोरेक्स। हाँ, तो बिल्कुल सही है, न्यूट्रलाइज तो हो जाएगा वो, क्योंकि देखें ना एसिड है ना, तो एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो इस केस में सॉल्ट क्या बन रहा है? बोरेक्स बन रहा है। देखें ज़रा, एक बार लिख लेते हैं इसको। क्या है? रिएक्शन विद बेस। तो जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा H3BO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको देगा Na2B4O7, जिसको आप कहते हैं बोरेक्स, और सिंपल साथ में वाटर यहाँ से बन गया और बाकी उसने आपस में रीअरेंजमेंट करके Na2B4O7 बनाता है। इसको बैलेंस कर लें, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस केस में ये बैलेंस भी हो जाता है। नेक्स्ट देखें बेटा, व्हेन बोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडा ऐश बोरेक्स इज ऑब्टेन्ड। ये रिएक्शन भी आपने पहले पढ़ा हुआ। कहाँ रिएक्शन ये पढ़ा हुआ? आपने ये रिएक्शन बोरेक्स की प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ। रिएक्शन विद, क्या नाम है इसका? रिएक्शन विद सोडा ऐश। तो क्या बनाता है सोडा ऐश के साथ मिलके? बताएं ज़रा। रिएक्शन आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। H3BO3 का रिएक्शन हुआ सोडियम कार्बोनेट के साथ। मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बोनेट्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो दे विल एक्सपेल वाटर, दे विल एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोनेट ने इसके साथ वाटर, इसके साथ रिएक्शन किया एसिड के साथ, तो इसने क्या बनाया? एक तो चीज़ बन जाएगी वाटर और दूसरी चीज़ क्या बन जाएगी? Na2B4O7। ये तो हमें हासिल हो गया था मेन प्रोडक्ट के तौर पे। दूसरी चीज़ हमें साथ में क्या मिल गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये निकल गई और साथ में हमें क्या मिल गया? वाटर मिल गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट देख लें कि नज़र। बोरिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद एल्कलीज इन द यूजुअल मैनर। कहता है कि जी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल हाउएवर इट कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एल्कली यूजिंग फिनोल्फथालीन एज एन इंडिकेटर। तो सिंपल सी बात है, वो कहता है कि ये चूँकि वीक एसिड है, काफ़ी वीक एसिड है, तो जनरली जैसे आप एसिड बेस रिएक्शन करवा लेते हैं, ये उस तरह से रिएक्शन नहीं करता। सिंपल में उसमें रिएक्शन नहीं करता है। तो हाँ, अलबत्ता आप इसमें ग्लिसरीन डाल दें तो फिर ये फर्दर रिएक्शन कर लेता है, और वो भी उस केस में भी इसकी जो इंडिकेटर है वो फिनोल्फथालीन यूज़ करेंगे आप। ठीक हो गया बच्चे? ग्लिसरॉल के डालने से क्यों रिएक्शन करता है, लंबी बात है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रख लें आप। अच्छा जी, उसके बाद यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। ऑब्वियसली ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर देखें इसको। 4 यूजेस इसके ज़रूर ज़हन में रखने हैं। 2010 में शॉर्ट क्वेश्चन में उसने दिया भी हुआ है यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। और हाँ, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली ये भी 2007 में या 8 में उसने बोर्ड में दी हुई है।
तो मीन्स आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इन सारी चीज़ों को जहन में रखेंगे। अच्छा जी, बोरिक एसिड का बचे जो इस्तेमाल है ना, बोरिक एसिड के इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल है। एक इसका बड़ा इस्तेमाल, अच्छा आपने बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया भी हुआ घर में। आप ये जो कुपेक्स का पाउडर या जो आप मोर्टीन का पाउडर या जो आप ऐसी चीज़ें, दूसरा जो पाउडर हो, क्या नाम, किंग टॉक्स और इस तरह के पाउडर जो ला के घर में डालते हैं, वो क्या है? वो बोरिक एसिड होता है। वो बोरिक एसिड है, वो ये इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम ला के वो पाउडर घर में स्प्रे करते हैं और उसको जो भी चीज़ खाएगी, मिसाल चूंटियाँ वगैरह खाए या कॉकरोचेज़ या ऐसा कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि वो उनके अंदर जाके स्वेल अप होते हैं और स्वेल अप होने की वजह से एट लास्ट उनकी डेथ होती है। इस तरह से इनको किल करता है। तो ये इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे भी ये काम करता है। इसके अलावा मेडिसिन के तौर पे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जरासीम कुश, जरासीम मारने के लिए। फिर डस्टिंग पाउडर और बोरिक ऑइंटमेंट के लिए बोरिक सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज द आई वॉश, आई वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता है बोरिक एसिड का सोल्यूशन। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे देखें ज़रा कि यूज़ होता है पोट्री में एज ग्लेज बिकॉज बोरेट ग्लेजेस आर मोर फ्यूजिबल दैन द सिलिकेट ग्लेज एंड पोजेस अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ग्लेज बेसिकली जो उसके ऊपर एक लेयर सी लगाई जाती है ना बर्तनों के ऊपर, जो चमक की वजह से, चमक के लिए भी इस्तेमाल होती, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, बोरेट ग्लेज इस्तेमाल होते हैं। और वो इसीलिए, ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि इनका जो थर्मल ऑफ एक्सपेंशन फॉर द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कम होता है। सॉरी, इसके केस में ये इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है वो हायर है और ये सिलिकेट ग्लेज की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है इस्तेमाल करना। उसके बाद तीसरा एक पॉइंट में कह रहा है कि जनाब कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ द विक्स, विक्स वो जो मोम होती है उसको स्टिफ करने के लिए। इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट ज़हन में रख लें, जहाँ पे इसने 1-2 पॉइंट आपस में मिक्स किए हुए हैं, वहाँ पे आप उनको एक्सटेंड करके 4 पॉइंट बना सकते हैं। बेटा यहाँ पे अब मामला आपका ख़त्म हुआ बोरोन का। हमने इस चैप्टर में 2 ग्रुप्स पढ़ने थे, जिसमें हमने देखना था ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 3 में हमने 2 एलिमेंट्स डिस्कस करने थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, और बोरोन का मामला यहाँ तक ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम के केस में आपकी बुक में उसने एल्यूमिनियम को कोई ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया हुआ, ज़्यादा स्ट्रक्चर के लिहाज से या इस तरह से नहीं डिस्कस किया हुआ, तो हम भी नहीं करते, ज़रूरत नहीं है हमें कोई ऐसी ख़ास उसमें। उसने उसको डायरेक्टली एल्यूमिनियम के रिएक्शन स्टार्ट किए, तो हम भी एल्यूमिनियम के रिएक्शंस पे आ जाते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ भी लेता है, आए भी हूँ, साथ मार्क करवा देता हूँ आपको। अच्छा जी, रिएक्शन में जब बात करते हैं ना एल्यूमिनियम के, तो 3 तरह की रिएक्शन शो करते हैं यहाँ पे जो आपके कोर्स में। एक एयर के साथ उसका रिएक्शन, फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, फिर एसिड्स के साथ रिएक्शन और अल्कलीज के साथ रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन आपने डिस्कस करने हैं। क्या? एक रिएक्शन विद एयर, दूसरा रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, और तीसरा एसिड्स और अल्कलीज के साथ। सॉरी, सबसे पहले जब बात करते हैं ना एयर के साथ रिएक्शन की, तो एयर के साथ रिएक्शन में आपको ये बात पता है कि एल्यूमिनियम बेसिकली ओवरऑल एक लेस रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करता, इजीली रिएक्शन नहीं करता, बहुत कोई रिएक्टिव मेटल नहीं है। एल्यूमिनियम इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल है। इसी चीज का तो फिर हमें फायदा है। देखे ना एक बात कि इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जब किसी चीज की ऑक्सीडेशन इजीली हो जाए, इट मींस के दैट थिंग इज बीइंग करोडेड। यहां पे अब एक और वर्ड आ गया, आपने फर्स्ट ईयर में वैसे पढ़ा भी हुआ। क्रोजन क्या होती? क्रोजन क्या हो रही होती? डिके ऑफ मेटल, मेटल का डिस्ट्रॉय होना, मेटल का तबाह होना। और मेटल के डिस्ट्रॉय होने का
क्या तरीका हो सकता है कि उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी जाए, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से लूज करवा दिया जाए, उसमें ऑक्सीजन ऐड अप करवा दी जाए। यही तरीका है ना। आपने क्रोजन पढ़ी है, क्रोजन में क्या हो रहा है, आयरन को रस्ट लगता है, आयरन को जंग लगता है। तो आयरन को जंग लगने का बेसिकली क्या मतलब है कि आयरन इज बीइंग कन्वर्टेड टू आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। लोहा है, अगर आपने उसके ऊपर कहीं पे पेंट नहीं किया हुआ, अगर उसको एक मुनासिब मुवाफिक इन्वायरमेंट मिलता है, अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ मुवाफिक इन्वायरमेंट की, सूटेबल इन्वायरमेंट की, तो इसका क्या मतलब है कि थोड़ा सा मॉइस्चर हो, हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद हो, उसके ऊपर पेंट ना हुआ, उसके ऊपर वार्निश ना हुआ हो, उसके ऊपर कोई लेयर ना हुई हो। तो जब ऐसे होता है तो क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को तो आप रस्टिंग कहते हैं। ये क्या हुआ है, यही तो बेसिकली रस्टिंग है, यही तो रस्टिंग है। तो जब आपने इसकी रस्टिंग देखी है तो आयरन के डिके को, आयरन के ज़ाया होने को, आयरन के यूं बर्बाद होने को, आयरन के यूं करोड होने को रस्टिंग कहते हैं। तो इसमें मेन वर्ड क्या आया, क्रोजन। तो किसी भी मेटल के डिके को, किसी भी मेटल के बर्बाद होने को, ज़ाया होने को हम क्रोजन कहते हैं। और वो मोस्टली और मेनली ये क्रोजन कैसे हो रही होती है, वो क्रोजन हो रही होती है बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें और अगर एल्यूमिनियम मान भी जाए तो, यानी अगर एल्यूमिनियम रिएक्शन करे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाए, तो ये भी करोड़ होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से होना चाहिए ना, होना ऐसे ही चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल नहीं है। एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। अपनी ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होने देता एल्यूमिनियम, इसीलिए करोड़ भी नहीं होता। जब क्रोजन नहीं होगी, इसका डिके भी नहीं होगा। जब डिके नहीं होगा, क्रोजन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हमारे लिए एज ह्यूमन इसमें फ़ायदा है, इसको इस्तेमाल करने में फ़ायदा है। कहाँ पे इस्तेमाल होती है एल्यूमिनियम, बताएं। ख़वातीन ने, बल्कि ख़वातीन ने क्या मतलब, जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, आप सब ने देखा हुआ है कि जो हमारे जहाज़ हैं, जो हमारे एयरप्लेन्स हैं, ये मोस्टली एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अब कुछ एक जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके अंदर आके कुछ एक नया आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी उसमें आ रही, लेकिन वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम की होती। फिर हमारी गाड़ियाँ एल्यूमिनियम की बनाई जाती, और अब आके गाड़ियों में भी खैर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फाइबर उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट है, उससे भी ज़्यादा लाइट वेट है, और वो देता है स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऑब्वियसली जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता रहा है बहुत अरसा। इस एल्यूमिनियम इस्तेमाल अभी भी इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारी जगहों पे। तो क्यों इस्तेमाल हो रहा है? वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये नहीं होगा कि आपको जनाब गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी तो सुबह उठा तो आपने देखा कि जनाब गाड़ी को जंग लगा हुआ सारा। किसी एक जगह पे पोर्शन पे जंग लगता है, लेकिन वो वहाँ पे जंग लगता होगा जहाँ पे लोहा इस्तेमाल हुआ है। एल्यूमिनियम क्रोजन नहीं लेता, एल्यूमिनियम की क्रोजन नहीं होती। अच्छा जी, अब इसकी रीज़न क्या है कि इसकी क्रोजन ना होने की? इसकी रीज़न ये है कि जब एल्यूमिनियम की मिसाल के तौर पे एक लेयर मैं इसकी बनाता हूं, लेट्स से ये एल्यूमिनियम की एक शीट है, ये एल्यूमिनियम की एक शीट है। जब एल्यूमिनियम की शीट ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट आएगी तो क्या बनाएगा? इट विल मेक एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल मेक Al2O3। Al2O3 बन गया। लेकिन जब Al2O3 बनता है ना, तो यहां पे Al2O3 एक लेयर बना देता है। यहां ये एल्यूमिनियम की लेयर थी, एल्यूमिनियम की जो शीट थी उसके ऊपर Al2O3 ने एक लेयर बना दी।
ये Al2O3 की लेयर एज प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, ये प्रोटेक्ट करती है और रेजिस्ट करती है फ्रॉम बीइंग फर्दर ऑक्सीडेशन, फ्रॉम बीइंग फर्दर क्रोजन। फिर ये फर्दर क्रोजन नहीं होने देती ये जो Al2O3 की लेयर है। इसलिए एल्यूमिनियम हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। मतलब रेजिस्टेंट का क्या मतलब है कि थोड़ी बहुत हुई है लेकिन उसने मुजाहमत की है, उसने खुद को रोका है, उसको होने से रोका है। तो Al2O3 की एक लेयर जब बन जाती है तो ये रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर ये फर्दर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इस एल्यूमिनियम की लेयर को, इस शीट को ब्रेक डाउन कर दूं, इसको मैं काट दूं, इसके मैं पाउडर बना दूं, तो अब ये रिएक्शन कर जाता है। ये बात आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, कहाँ पढ़ी है आपने? फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर था आपका 8वां शायद, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जहाँ पे आपने पढ़ा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में, वहाँ पे आपने ये बात पढ़ी थी कि उसके जो रिएक्शन है, जो सरफेस एरिया है, ली शैटलियर्स में कि कहीं और था, शायद कहीं और था। बहरहाल वो बात ये थी कि जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, यही काम हो रहा है। वहाँ पे ये बात मैंने बताई भी थी कि एल्यूमिनियम का जब आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, शीट की फॉर्म में तो सरफेस एरिया कम है, लेकिन अगर आप इसी शीट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये रिएक्शन कर जाता है। तो बहरहाल रिएक्शन ये किस सूरत में करता है कि आप इसको पाउडर बना दें और इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करें। जब इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप किया जाता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। देखें ज़रा, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी वैलेंसी 3, उसकी वैलेंसी 2। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब मैंने बात की थी कि रिएक्शन विद एयर। अब एयर में तो दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एयर में नाइट्रोजन भी है, तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो Al2O3 ये बना रहा है। एल्यूमिनियम इंटरेस्टिंगली नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसको बैलेंस कर लें, Al2 और 2 साथ में इधर भी आ जाएगी, ये ठीक हो गया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। अब एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ, हवा की नाइट्रोजन के साथ, अच्छा एल्यूमिनियम का ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करना, ये भी अपने अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है। ये कैसे मामला है इंटरेस्टिंग, देखें ज़रा। हम इस काम को और एल्यूमिनियम की इस खूबी को इस्तेमाल करते हैं जब आप इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे ना अपने 6 चैप्टर पे। 6 चैप्टर में जाके आप मेटलर्जी पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके रॉट आयरन, स्टील और इनकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप एक बात देखेंगे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक लिक्विड उसको बना लिया, मेल्ट कर लिया, मैंने अपने स्टील को या किसी भी चीज़ को मेल्ट कर लिया, तो बेसिमर प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि जब उसके अंदर से पास की जाती है ना एयर, तो एयर जब पास की जाती है तो एयर में तो नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। वो जो मोल्टन स्टील है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन ट्रैप हो जाती है। अगर नाइट्रोजन उसके अंदर रह जाए ना, तो फिर वो उस स्टील में क्रैक कॉज करती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं बाद में, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली उसकी जो मजबूती है वो इतनी नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम के रॉड इसके अंदर डिप करते हैं, एल्यूमिनियम के रॉड इसके अंदर डिप। जब इसके एल्यूमिनियम के इसके अंदर रॉड डिप किए जाते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देता है वहाँ पे, और इस तरह से हमारी इस नाइट्रोजन से जान छूट जाती है और रिएक्टिविटी इसकी ये शो करती है, और ये फ़ायदा हमें देती है कि इसमें से ये जो लिक्विड है, जो मोल्टन है, इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है। अच्छा जी, इसमें देख लें एक नज़र, और कोई बात तो नहीं रहेगी कोई छोटी मोटी। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक हो गया।
हाँ जी, ये जो रिएक्शन, ये एक बात है छोटी सी कि जो इसका जो हीट है ना, ये जब रिएक्शन इसके साथ करता है ना एल्यूमिनियम, तो ये एक इंटेंस वाइट लाइट देता है, चमक देता है एक। ऑक्साइड्स के साथ जब भी रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बनाता है जब भी, और जब ये बना रहा होता है, क्या उसको बोलते हैं, किसी क्या उसको बोलते हैं, क्रोमेट्स वगैरह के साथ, बाइक्रोमेट्स के साथ, उनके साथ रिएक्शन करके भी एक चमक देता है ये बेसिकली। तो उस चमक की वजह से इसको पहले फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता था। जो कैमरा इस्तेमाल करते थे, कैमरा क्लिक करते थे तो क्लिक होते साथ ही जो एक फ्लैश चलता था उसमें भी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जाहिर है चूँकि नई एडवांसमेंट है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो अब इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, ये वाली बात भी होगी, एल्यूमिनियम को वहाँ पर बबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये बात भी मुकम्मल होगी इसमें। ठीक हो गया बेटा। अब आगे आए रिएक्शन विद द नॉन मेटल। जब एल्यूमिनियम को थोड़ा सा हीट अप किया जाए ना, रिएक्शन विद नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में कौन कौन है? नॉन मेटल में ये सारे क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए हैं, बाकी हाइड्राइड हो गया, हाइड्रोजन वगैरह के साथ हो गए रिएक्शन। तो यही रिएक्शन इसमें आ जाएंगे, इसमें नॉन मेटल के साथ रिएक्शन में। तो क्या किया जाए, जब एल्यूमिनियम को थोड़ा हीट किया जाए और फिर उसके साथ रिएक्शन करवाया जाए हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह के साथ, कार्बन के साथ, तो रिएक्शन करता भी है और उसमें से हीट भी इवॉल्व होती है। सिंपल सी दो इक्वेशन है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होना, क्लोरीन के साथ ये बना देगा AlCl3, बैलेंस इसको कर लें, AlCl3 यहाँ पे अगर इसको 2 लगा दूँ, इसके साथ 2 इसके साथ लगा दूँ, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 इसके साथ और 3 इसके साथ आ जाए, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बने, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेसिकली। तो इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है। इसकी भी बैलेंसिंग ऐसी हो जाएगी, 3 के साथ 3 इधर आ जाएगा और 6 हो गया, 6 इधर 2 और 2 ये। ठीक हो गया जी। बस ये एक रिएक्शन है, 2 सिंपल से, ये भी जहन में रख लें। उसके बाद जनाब अली आखिरी बात के ऊपर आए ज़रा, रिएक्शन विद द एसिड्स एंड अल्कलीज। अच्छा, एसिड और अल्कलीज के साथ इसके जो रिएक्शन है ना, ये इंटरेस्टिंग है। अब एसिड हमारे पास मेनली और फेमसली कौन से हैं? HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो आए ज़रा आप इसको देखते हैं कि ये विद एसिड क्या रिस्पॉन्स शो करता है। ये जो है ना एसिड HCl, चाहे वो हो एसिड डाइल्यूट, चाहे हो कंसंट्रेटेड, एल्यूमिनियम हैप्पीली उसके साथ रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। हाँ, अगर कंसंट्रेटेड HCl होगा तो रिएक्शन ज़रा फास्ट हो जाता है, और अगर डाइल्यूट होगा तो रिएक्शन ज़रा स्लो हो जाता है, लेकिन करता है। एल्यूमिनियम प्लस HCl ये बना देगा AlCl3। और अगली बात ये, आपको ये बात पता है कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो एक बड़ी प्रॉपर्टी उनकी ये है कि वो उसमें से हाइड्रोजन को लिबरेट करती हैं, हाइड्रोजन उसमें से निकलती है, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन निकलती है। क्लियर हो गया जी? बैलेंस इसको कर लें, 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, रिएक्शन करता है डाइल्यूट, ये इसने लिखा भी हुआ है कि डाइल्यूट के साथ स्लोली रिएक्शन करता है, रैपिडली करता है रिएक्शन, कंसंट्रेटेड के साथ हाइड्रोजन निकालता है। अच्छा, अब जब बात करते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी रिएक्टिविटी अब कम हो गई है पहले से। H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते ही नहीं। डाइल्यूट एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये सारी बातें याद रखने वाली हैं, अगर पेपर में पूछता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड है साथ में। जब ये कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तो एक चीज़ तो ये बना देगा सिंपल, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 2 इसकी और 3 इसकी।
दूसरा ये काम इसमें से ये करता है कि ये SO2 गैस निकलवा देता है। और तीसरी साथ जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है वाटर का बनना। ये रिएक्शन अब बेटा जेन में रखें, यही बात ये पूछता है कि जी HCl के साथ क्या रिएक्शन है और इनके साथ क्या रिएक्शन। एल्यूमिनियम क्लोराइड सिंपल डाइल्यूट हो क्या नाम है कंसनट्रेटेड हो, HCl के साथ रिएक्शन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सिर्फ कंसनट्रेटेड के साथ करता है, डाइल्यूट के साथ नहीं करता। अब इंटरेस्टिंगली जब इसको HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। इसकी रीज़न कोई बहुत ज़्यादा नोन नहीं है कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये है कि मुमकिन है कि इसके ऊपर जो कोई प्रोटेक्टिव लेयर बन जाया करती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उसकी लेयर की वजह से शायद कोई फर्दर इसकी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये रीज़न कोई ऐसी नोन नहीं। अब इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड को अगर कैरी करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना हो, तो नाइट्रिक एसिड को फिर इसमें डाल के किया जाता है। जो कंटेनर होता है आपका वो एल्यूमिनियम का कंटेनर होता है ताकि वो उसके साथ रिएक्शन ना करे। अच्छा जी बेटा, उसके बाद लास्ट में देखें जरा, लास्ट में कहता है कि जी अल्कलीज के साथ कैसे रिएक्शन करता है, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है चाहे वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है। उसके साथ सोडियम एल्यूमिनियम और हाइड्रेट बना रहा है, उसका हाइड्रोक्साइड सॉरी, सोडियम एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए एल्यूमिनियम का, तो सॉल्यूशन में वाटर की मौजूदगी में ये बनाता है NaAlOH होल ट्वाइस सॉरी 4, और साथ में इसमें से लिबरेट करता है हाइड्रोजन को। बैलेंस इसको कर लें, 2 इधर 2 इसके साथ और 6 2 और उसके बाद जनाबे अली 3। ठीक हो गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है लेकिन उसके अंदर साथ में सोडियम अटैच है। बेटा यहाँ पे हुए आपके रिएक्शन कंप्लीट, और उसके बाद एल्यूमिनियम के यूजेस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये यूजेस भी बोर्ड में उसने पूछे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ढेर सारे यूजेस लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, जो इसमें से आसान लगते हैं वो कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब वो जनरल एक क्वेश्चन देता है कि जी एल्यूमिनियम के यूजेस लिखे हैं, तो आपने 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में 4 यूजेस कम से कम लिखने हैं, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। जनरल मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन इसमें बता देता हूँ कि वो क्या है कि एल्यूमिनियम एक लाइटर है मेटल है, वेट इसका कम होता है, आयरन की निस्बत करीब 3 गुना ये हल्की है। तो जहाँ पे हमने आयरन को यूज़ करना है और उसका वेट भी ज़्यादा बर्दाश्त करना है और उसकी जो रस्ट होने वाला नखरा है वो भी उठाना है, तो उसके लिए बजाय फिर बेहतर नहीं कि हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल करें। इसीलिए हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों में, शिप्स में, फिर आपके जो गाड़ियाँ हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि क्रोजन भी नहीं होती, रस्टिंग भी नहीं होती और फिर लाइट वेट भी है। ये इसका पॉइंट नंबर 1 देख लें। उसके बाद फिर और क्या बात है इसमें कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा अच्छा कंडक्टर है, बिल्कुल सही है। फिर रिफ्लेक्टर है रेडिएंट एनर्जी का। रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएंट एनर्जी यानी ये जो रेडिएशंस की एनर्जी है, जो लाइट की वजह से रेडिएशंस की एनर्जी है, इसको बोलते हैं। अच्छा जी, और इसीलिए इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आप बिल्डिंग की छत के ऊपर अगर आप लगा देते हैं इसको, तो ऑब्वियसली जो धूप आ रही है, जो उसकी सनशाइन आ रही है, चमक आ रही है, वो इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगी और आपकी जो बिल्डिंग है वो ठंडी रहेगी निस्बतन। अच्छा जी, फिर रेडार्स को जैम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है इसी तरह से। फिर इसकी प्रॉपर्टी नॉन मैग्नेटिक भी है ये, और नेविगेशनल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है इस वजह से। फिर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम होता है, केमिकल इंडस्ट्री में, स्टील में बहुत इसका इस्तेमाल है। उसी तरह नॉन टॉक्सिक है। फूड के कैन आपके बनते हैं, इसके बेवरेजेस के कैन इसी तरह के बनते हैं। आपने देखा होगा वो जो घी के कनस्तर हो गए, 20 किलो वाला जो बड़ा घी का कनस्तर होता है वो हो गया। फिर जैसे पाइनएप्पल वगैरह के कैन्स होते हैं, फिर आपने ये रेड बुल वगैरह हो गई या रानी का जूस हो गए, इस तरह के जो कैन इस्तेमाल होते हैं सारे, वो कैन सारे एल्यूमिनियम की हो रहे होते हैं। वो इसीलिए कि वो रस्ट भी नहीं करेंगे, वेट भी हल्का है और नॉन टॉक्सिक भी है।
अच्छा, एलॉयज़ भी इसके बनाए जा सकते हैं, निकल कॉपर मैग्नीशियम वगैरह के साथ इसको मिक्सअप करके इसके एलॉय बना लेते हैं। फिर कुकिंग यूटेंसिल्स में इसका बड़ा इस्तेमाल है, बिल्कुल एलुमिनियम के बर्तन होते हैं। फिर विंडोज़ फ्रेम, किचन फॉयल, उसके बाद पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें हीट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और उनको ज़्यादा हीट अप होने से ओबियसली फिर रोकता भी है। बेटा यहाँ पे हुई इसकी यूजेस की बात कंप्लीट। इसमें से जो आसान लगते हैं, जो ठीक लगते हैं, जो इजी हैं आपके लिए, वो इस्तेमाल करें, उनको जहन में रखें। तो यहाँ पे मामला हुआ एलुमिनियम का कंप्लीट। आज हमने पढ़ा है 2 इक्वेशन उसकी बाकी थी बोरिक एसिड वाली, वो देख ली हैं, और फिर एलुमिनियम के सिंपल से 3-4 रिएक्शन है, इसको रिएक्शंस के तौर पे याद रखिएगा। साथ में बैलेंसिंग ज़रूर साथ में याद कर लें इसके। तो बेटा यहाँ पे हुआ अब आपका जो ग्रुप नंबर 3 था ये कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब मुलाकात होगी तो हम ग्रुप नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उसके ऊपर पूरी बात होगी। वो पूरा टॉपिक है, यानी इससे रिलेटेड कार्बन डिस्कस होगा, उसके अंदर फिर सिलिकॉन डिस्कस होगा, उसकी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी जाएंगी, कार्बन की देखी जाएंगी। इंशाल्लाह फिर उस पर बात होगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।